हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों एक बार हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टैटिक्स। दोस्तों इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर लिया था, जिसमें हमने पहले वीडियो बताया था कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में एंड सेकंड वीडियो आया था उसमें दोस्तों हमने बताया था कि किस प्रकार से हम मैकेनिक्स को डिफाइंड कर सकते हैं, यानी कि मैकेनिक्स से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस वगैरह थी दोस्तों, जो भी फैक्ट थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, जो क्वेश्चन किस प्रकार से मैकेनिक्स में बनता है, उन सब के बारे में हमने बताया। दोस्तों मैं स्टैटिक्स की बात करूँ या डायनेमिक्स की बात करूँ या मैकेनिक्स या स्टैटिक्स डायनेमिक्स इन सब की बात करूँ तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों जी, ये पोर्शन है, ये जो डोमेन है ये हमारे सिलेबस में है फॉर यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो दोस्तों जब हमारे पास ये सिलेबस में आ चुका है तो हमें इसको पूरा कंप्लीटली सही ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्तों कि कुछ एक पोर्शन छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। इसलिए हम चीज़ों को फंडामेंटल तौर से, यानी कि जो मूल या फिर मैं कह सकता 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और हाई लेवल तक लेके जाने वाले दोस्तों। तो आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर कंफ्यूजन है या फिर ऐसा लग रहा है कि सर तो ये बहुत ही नीचे स्तर वाले जो टॉपिक से वो करवा रहे हैं, हमारी काम का नहीं है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं और आगे आने वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जाके अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ दोस्तों फॉर यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, ये हमारा फंडामेंटल से स्टार्ट होगा और पूरा हाई लेवल तक जाएगा। यानी कि कह सकता हूँ दोस्तों पूरा जो प्रैक्टिस रहेगा हमारा हर एक क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों जो फंडामेंटल होगा तभी तो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस होगा दोस्तों, क्वेश्चन होंगे। अगर हमारे पास फंडामेंटल ही नहीं है, यानी हमारे पास जो इनकी डेफिनेशंस वगैरह किस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है या फिर पार्टिकल्स वगैरह इन सब के बारे में हमें नॉलेज लेना है, तो हमें फंडामेंटल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा फंडामेंटल तैयार नहीं होता तो हम फटाक से हाथ में आ जाता है क्या कि क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। बैठ जाते हैं वहीं पे कि ये क्या हो गया, ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमारा बेसिक है दोस्तों वो कवर होना चाहिए। तो बेसिक से स्टार्ट किया था हमने कल भी, और आज भी थोड़ा बेसिक ही बताएंगे, जिसमें हमारा पास टॉपिक रहेगा दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो किस प्रकार से यूनिट एंड डायमेंशन को कवर करेंगे देखते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे लिखा है दोस्तों यूनिट इज सुटेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटी either fixed by a law or agreed upon mutually in terms of which other quantities of same kind can be measured। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या रहा है, यूनिट इज सुटेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे दोस्तों कि जो मात्रा है या फिर जो यूनिट है जिसकी भी स्टैंडर्ड, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों मानक मात्रा, ठीक है। इस सुटेबल या एक यूनिट इज सुटेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आइदर फिक्स बाय ए लॉ, यानी किसके द्वारा फिक्स की गई है दोस्तों, कंसेप्ट के द्वारा, एंड कंसेप्ट या फिर कोई भी नियम के द्वारा, एंड एग्रीड अपॉन म्यूचुअली इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड कैन बी मेजर्ड, यानी कि जो अदर जो क्वांटिटीज है उसको भी इनके द्वारा मापा जा सकता है। और यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से होती है, क्वांटिटी का मैं मतलब बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक तो हमारे पास फिजिकल, एक केमिकल, ठीक है दोस्तों, फिजिकल एंड केमिकल। हम यहाँ पे केमिकल को नहीं पढ़ के दोस्तों फिजिकल को पढ़ेंगे। और फिजिकल भी दोस्तों 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है हमारे पास स्केलर, कौन सी होती है दोस्तों, स्केलर। फिर बाद में होती है वेक्टर और इसके बाद यहाँ पे मैं तीसरी की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो वो होती है टेंसर, ठीक है। इनके बारे में मैंने पहले भी बताया है दोस्तों, ठीक है। टेंसर यहाँ पे स्केलर, वेक्टर और टेंसर। अगर स्केलर में जो क्वांटिटीज रहती है दोस्तों वो कौन सी रहती है, जैसे यहाँ पे स्केलर में मास कह सकता हूँ दोस्तों, क्या कह सकता हूँ मैं, मास कह सकता हूँ, या फिर मैं इसमें कह सकता हूँ, या वेक्टर में मैं अगर बात करना चाहता हूँ दोस्तों, या फिर देखो वेक्टर में कोई भी हो सकती है, फोर्स हो गया, या फिर मैं इनके जो
डेफिनेशन, वेक्टर की डेफिनेशन में अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। वेक्टर लॉ फॉलो होना चाहिए। फिर बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ दोस्तों टेंसर में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फिर बाद में कह सकता हूँ प्लेन, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेस वगैरह हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसको क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों कि इनके फायदा क्या है। टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी मेजर्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उनके द्वारा किसी का भी परिणाम को ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ मीटर, सेकेंड और इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हम फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट यूनिट पॉसिबल, इनके लिए अलग अलग जो डिफरेंट यूनिट पॉसिबल हो सकती है दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट में बात करूँगा दोस्तों सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम रहता है, ठीक है। CGS सिस्टम में लेंथ को दोस्तों मैं कह सकता हूँ 3 तरह से नापते दोस्तों, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेंथ को यहाँ पे सेंटीमीटर के रूप में लिखेंगे CGS में, और जी यानी कि मैं CGS में मास को G ग्राम के रूप में लिखूंगा और टाइम को सेकेंड SCC, ठीक है। फिर बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात MKS सिस्टम की बात करना चाहता हूँ तो दोस्तों लेंथ को मीटर में नापेंगे, मास को किलोग्राम में और यहाँ टाइम को S में सेकेंड यानी कि सेकेंड ईयर, ठीक है दोस्तों। FPS सिस्टम में फुट और LB का मतलब होता है दोस्तों पाउंड, ठीक है। एंड यहाँ पे ये रहता है सेकेंड। नॉट CGS सिस्टम में फोर्स को यहाँ पे डाइन कहते हैं दोस्तों, और एनर्जी को क्या कहते हैं डाइन, और यहाँ पे एनर्जी को क्या कहते हैं दोस्तों आर्ग कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसी को MKS पद्धति में देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसको यूनिट या न्यूटन 1 न्यूटन और इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों 1 जूल कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों जैसे मास या फिर मास, ये अगर ये मास की जगह मैं बार नहीं ले सकता दोस्तों, ठीक है। मास क्या होता है स्केलर होता है, और वेट क्या होता है दोस्तों वेक्टर होता है, जिसकी डायरेक्शंस भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कैसे कि यहाँ पे मास क्या रहता है दोस्तों, मास एक स्केलर रहता है, ठीक है दोस्तों स्केलर। एंड जो वेट होता है यहाँ पे वेट इज इक्वल टू mg क्या है दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों ये क्या है हमारे पास वेक्टर रहेगा, ये क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास वेक्टर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको भी मैं डिफाइंड कर सकता हूँ। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों SI सिस्टम, या फिर मैं कह सकता हूँ SI इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे हर एक देश में किसी भी यूनिट को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था पहले, लेकिन अब क्या हो गया कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी या यूनिट्स आ गए दोस्तों, जिसमें किसी भी देश में जाके जाओ तो वहाँ पे जो मास होता है उस मास यानी स्केलर जो होता है उसको हम मास कहीं पर भी जाओ तो मास ही बोलेंगे, लेंथ को लेंथ ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे CGS FPS MKS में इनको अलग अलग मतलब पुकारा जाता था, ऐसे कि अलग अलग देश में उनके अलग अलग यूनिट्स हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो गया कहीं पर भी जाओगे यही मतलब कॉमन नाम यही है, ठीक है। जैसे मास को मास ही, लेंथ को लेंथ ही, टाइम को टाइम ही, इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक करंट ही बोला जाता है, टेम्परेचर को टेम्परेचर ही बोला जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी ही बोला जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही बोला जाता है। फिर बाद में 2 सप्लीमेंट यूनिट्स रहती है दोस्तों, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स रहती है, वो कौन सी है, एक तो प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये नेक्स्ट में बात करूँगा आगे कि किस प्रकार से हम इसको जो SI सिस्टम है उसको फिजिकल क्वांटिटी नेम या यूनिट नेम सिंबल और डायमेंशन किस प्रकार से रहता है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे सिस्टम SI सिस्टम, ठीक है। क्या होता है SI सिस्टम में, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सीरियल नंबर और फिजिकल क्वांटिटी नेम यूनिट नेम ऑफ द यूनिट एंड सिंबल और डायमेंशन, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा पहला लेंथ, और लेंथ को यहाँ पे नेम ऑफ यूनिट क्या होता है दोस्तों मीटर, जिसको डिनोट किससे करते हैं M से करते हैं, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या रहता है दोस्तों L रहता है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट में अगर मैं मास की बात करना चाहता हूँ दोस्तों तो मास को कहते हैं किलोग्राम और kg से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और इसको डिनोट करने का जो तरीका रहता है दोस्तों वो M रहता है, ठीक है। यानी डायमेंशन क्या रहता है दोस्तों M रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। डायमेंशन को हमेशा
बड़े वाले ब्रैकेट में बंद किया जाता है। ठीक है, जैसे टाइम को यहाँ पे मैं सेकंड के रूप में और एस से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे टाइम को जो डायमेंशन रहता है दोस्तों वो टी रहता है, कैपिटल टी रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर कहते हैं दोस्तों, और एम्पियर को ए सिंबल रहता है, और यहाँ पे डायमेंशन भी क्या रहता है दोस्तों, ए ही रहता है। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों टेम्परेचर को हम केल्विन कहते हैं, जिसको के से डिनोट करते हैं, और इसको जो डायमेंशन रहता है दोस्तों वो कैपिटल के रहता है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट यानी मात्रा, पदार्थ की मात्रा, उसको मोल, इसका नेम ऑफ यूनिट रहता है, उसको सिंबल क्या रहता है MOLE, और इसको जो डायमेंशन रहता है दोस्तों वो भी MOL ही रहता है। फिर बाद में लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसे हम कैंडल कहते हैं, लुमिनियस चमकना। ठीक है दोस्तों, इंटेंसिटी यानी कि चमक की तीव्रता। ठीक है, कैंडल या CD से डिनोट करता है, और इसका यहाँ पे जो डायमेंशन रहता है दोस्तों वो भी क्या रहता है, CD या कैंडल रहता है। ठीक है दोस्तों, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल को रेडियन से डिनोट करते हैं दोस्तों, और रेडियन को यहाँ पे सिंबल क्या रहता है दोस्तों RAD, और यहाँ पे इनका जो डायमेंशन रहता है दोस्तों वो डायमेंशन लेस रहता है, इसका डायमेंशन नहीं रहता। सॉलिड एंगल को भी स्टेट रेडियन कहते हैं, जिसको SR से डिनोट करते हैं यहाँ पे, या सिंबल SR रहता है दोस्तों, और इसका भी डायमेंशन नहीं रहता, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कि एंगल का जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, दैट यहाँ पे एंगल का है फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस रहता है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया इस प्रकार से, कि यहाँ पे इस प्रकार से एक आर्क बना रहा है L लंबाई का, और R रेडियस है दोस्तों, ये थीटा एंगल है, दैट यहाँ पे थीटा एंगल आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल L अपॉन R। और यहाँ पे अगर मैं दोस्तों इनके L का जो डायमेंशन है दोस्तों L होता है, रेडियस लंबाई है, और R रेडियस ये भी लंबाई है दोस्तों, लेंथ ही है ये भी, दैट इसका भी क्या रहता है, डायमेंशन L ही रहता है, और L से L कट जाएगा, दैट यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों, यूनिट या फिर डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार से हम निकालते हैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हम डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूलों को निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कह रहा है, एनी ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि कोई भी यूनिट जिसको हमने बनाया है, ड्राइव्ड किया हुआ है, डिपेंड्स अपॉन निर्भर करती है अर्थ पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट है उसके अर्थ पावर पर निर्भर करती हैं। द फंडामेंटल यूनिट एक्सप्लेंड, और फंडामेंटल यूनिट को मैं यहाँ पे इस प्रकार से एक्सप्लेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे हमें पता है दोस्तों वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसका फॉर्मूला रहता है, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैं जो डायमेंशनल फार्मूला लेंथ होता है, दैट यहाँ पे इसका जो डायमेंशनल फार्मूला रहेगा दोस्तों वो L रहेगा। ठीक है, और इसको मैं बड़ा वाला ब्रैकेट में बंद करता हूँ। फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला था वो T रहता है दोस्तों, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो L और T नीचे दे रखा है अपॉन, या नीचे बट्टा में दे रखा है, इन्वर्स में दे, तो इसको इन्वर्स में ऊपर ले जा सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मैंने इस प्रकार से ऊपर ले लिया और इसको एक बड़े कॉस्ट में बंद कर लिया, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या है हमारे पास, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। सेकंड है यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एरिया, और एरिया का मैं निकाल रहा हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, एरिया को इस प्रकार से डिनोट करते हैं यहाँ पे कि लेंथ इज मल्टीपल बाय ब्रेथ, और यहाँ पे दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला रहेगा दोस्तों L ही रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ ही है ये, तो ब्रेथ है वो भी क्या है दोस्तों, लेंथ ही है, दैट यहाँ पे जो रहेगा दोस्तों डायमेंशनल फार्मूला, इसको मैं इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूँ, और यहाँ पे L स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। सेकंड में बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। फोर्स को जो हमारा फार्मूला रहता है दोस्तों, मास इज मल्टीपल बाई एक्सेलरेशन, क्या रहता है MA, दैट मास इज मल्टीपल बाई
एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों वो किस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे मैं मास का तो हमारे पास जो डायमेंशन रहता है दोस्तों m ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन या मास का जो या एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों उसको मैं इस प्रकार से यहाँ लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू क्या रहता है, v इज इक्वल टू रहता है, या फिर मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू क्या रहता है, a इज इक्वल टू वी अपॉन टी। और अभी v का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला l t इनवर्स निकाला। और यहाँ पे मैं कह सकता टाइम का यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला t रहता है, दैट यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, l t की पावर -2 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, दैट यहाँ पे मैं रख सकता हूँ दोस्तों l और t की पावर -2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको रख दिया, दैट यहाँ पे फोर्स का जो हमारे पास दोस्तों कह सकता हूँ मैं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, m देखो m l t -2, इस प्रकार से हमारे पास ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट मैं अगर बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि यहाँ पे इसका SI यूनिट ऑफ फोर्स निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ दोस्तों, SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। SI यूनिट ऑफ फोर्स किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों कि जो SI यूनिट फोर्स किस पे निर्भर करता है, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला पे निर्भर करता है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ m यानी kg और l यानी कि मीटर में कह सकता हूँ दोस्तों। t की पावर -2 देगा, दैट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और t को हम यहाँ पे टाइम को सेकंड से डिनोट करते हैं, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं क्या दोस्तों, 1 यूनिट के बराबर होता है। ये किसके बराबर, 1 न्यूटन के बराबर रहता है। किसके बराबर रहता है दोस्तों, 1 न्यूटन के बराबर। इसी को अगर मैं दोस्तों CGS यूनिट ऑफ फोर्स निकालना चाहता हूँ, ये तो ऐसा ही है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, CGS ये m कैसे कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। CGS यूनिट ऑफ फोर्स मैं निकालना चाहता हूँ तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो जहाँ पे किलोग्राम है वहाँ पे ग्राम हो जाएगा, मीटर वहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इसका जो फॉर्मूला रहेगा F इज इक्वल टू, जहाँ ग्राम है वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाँ किलोग्राम वहाँ ग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर था दोस्तों, 1 डाइन के बराबर रहता है। फिर बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, अगला हमारे पास है एनर्जी। और एनर्जी का हम यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला विद SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स निकालने की मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारे पास जो एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों वो क्या रहता है, FD, ठीक है। फोर्स इज मल्टीपल बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फोर्स इज मल्टीपल बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों फोर्स का अभी मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला दोस्तों, वो क्या रहता है, m1 L1 T -2, m1 L1 T -2, ठीक है, m की पावर 1 L की पावर 1 और T -2। और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है दोस्तों वो L ही रहता है। दैट इन दोनों को मैं क्या ले लेता हूँ, साथ में ले लेता हूँ। देखो m1 L1 L1 L की पावर 2 हो जाएगा और T की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। दैट यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दोस्तों वो इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर मैं दोस्तों SI यूनिट ऑफ फोर्स या SI यूनिट ऑफ एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो ये किस पे निर्भर करता है, उन्हीं पे लेंथ या डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारे पास, देखो m को क्या कहेंगे यहाँ पे किलोग्राम, और L स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ बीच में हाइपर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या लगाते हैं, हाइपर, मल्टीपल का वगैरह ये साइने लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक डायमेंशनल यूनिट या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यूनिट है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे नीचे क्या जाएगा, सेकंड स्क्वायर। ये किसके बराबर रहता है दोस्तों, 1 जूल के बराबर रहता है, 1 जूल या 1 J के बराबर रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं CGS यूनिट ऑफ एनर्जी निकालना चाहता हूँ, यूनिट ऑफ एनर्जी, CGS एनर्जी, ठीक है, एक मिनट यहाँ पर भी थोड़ा सा ये लग दिया, ठीक है दोस्तों। CGS यूनिट ऑफ एनर्जी किस प्रकार से रहेगा, तो जहाँ किलोग्राम वहाँ ग्राम लिख दिया, जहाँ मीटर है वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर रहता है दोस्तों, 1 अर्ग के ERG के बराबर रहता है, ठीक है, अर्ग ERG,
ठीक है दोस्तों, 1 आवर की। इसको एक बार मैं वापस बताऊँ आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ही रहता है। तो आई थिंक इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रही है। और आई थिंक आपको थोड़ा सा अटपटा फील हो रहा होगा कि सर ये क्या करवा रहे हैं। हम यहाँ पे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है और थोड़ा स्टैंडर्ड है आपका, बहुत ज़्यादा लो है, और आप हमें वो चीज़ें करवाइए जो एग्ज़ाम में आती है। मैं भी कह सकता हूँ दोस्तों ये चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती है, लेकिन हमें इनको करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा बेसिक दोस्तों कवर होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक अभी कमज़ोर हैं। होता है दोस्तों कि काफ़ी टाइम हो गया इन चीज़ों को पढ़े हुए, काफ़ी टाइम हो गया है इन चीज़ों को पढ़ा हुआ, लगभग 11-12 में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, बीटेक में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जो बीटेक में ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं जिसने बीएससी वगैरह किया है उनके लिए थोड़ा कम ही रहता है ये पोर्शन, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें बीएससी के अंदर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सिलेबस के अंदर रहता है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में नहीं रहता है, ठीक है। दैट यहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम रहेगा जिसने ये ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा। वैसे 11-12 में से सब ने पढ़ा है इसको, ठीक है। तो ज़्यादा बोरिंग वाली भी चीज़ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा है। आई थिंक बोरिंग भी हो रहे होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इससे ज़्यादा बोरिंग कौन हो रहे हैं? इंजीनियरिंग वाले, क्योंकि उनका तो सब्जेक्ट में रहता है दोस्तों, जिसने मैकेनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह किया है या फिर कोई भी इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ज़्यादा बोर होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमें मैंने पहले भी बताया था हम बेसिक से लेके स्टार्ट कर रहे हैं और हाई लेवल तक, जहाँ प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा करवाएंगे दोस्तों। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो बीएससी ग्रेजुएशन से आते हैं उनके साथ कंपटीशन को ब्रेक करना है, यानी कंपटीशन बनाना है, हमें तोड़ना है, बनाना है कि जो मैंने पहले भी बताया था 99% बच्चे जो बीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं वो कौन से होते हैं? इंजीनियरिंग वाले होते हैं। तो नॉन इंजीनियरिंग वाले भी बच्चे आगे आए, मैं ऐसा विचार रखता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, नहीं रहना भी चाहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों, करना भी है अपने दोस्तों को, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज मिल रही फॉर यूपीएससी। अगर आप मार्केट में जाते हो दोस्तों तो इनकी जो प्राइस रहती है, ठीक है, बहुत हाई रहती है। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्रकार की दक्षिणा या गुरु दक्षिणा नहीं ली जा रही। और एक छोटी सी दक्षिणा आपसे मैं डिमांड कर सकता हूँ दोस्तों कि वो है आपकी शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है दोस्तों। और व्यू बढ़ा सकते हो, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आप जितना कमेंट्स करोगे, जितना शेयर और सब्सक्राइब करोगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। यही मेरा गुरु दक्षिणा दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो किस प्रकार से देखो कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। यहाँ पे क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है ओनली इफ कि वहाँ पे सेम डायमेंशन रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं इनका एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 मीटर प्लस 4 लीटर, तो इसको ऐड कर सकते हैं क्या दोस्तों? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सेम डायमेंशन नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि 5 मीटर प्लस 6 लीटर, दैट यहाँ पे इनको मैं ऐड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो डायमेंशन है। नेक्स्ट नोट है दोस्तों हमारे पास, क्या कह रहा है, इफ एनी इक्वेशन करेक्ट देन इट मस्ट बी डायमेंशनल करेक्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि कोई भी इक्वेशन यदि करेक्ट है तो उसका देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, यानी उसका डायमेंशनली जो इक्वेशन या डायमेंशनल रहेगा वो भी क्या रहेगा दोस्तों? करेक्ट रहेगा। बट लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि बट ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन यानी कि कह रहा है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो may नॉट बी फिजिकल करेक्ट। दैट यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिकल जो इक्वेशन है दोस्तों वो करेक्ट रहे, ठीक है। दैट यहाँ पे एक नोट दे रखा है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज्ड ए मैथमेटिकल टू ड्राइव इक्वेशन, यानी कि जो यहाँ पे किसी भी प्रकार का
इक्वेशन दे रखा या डायमेंशनल इक्वेशन दे रखा, उसके द्वारा हम किस प्रकार से एक इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि एक डायमेंशन से इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। फोर्स किस पे डिपेंड करा दोस्तों? मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पे डिपेंड करा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसको मैं इस प्रकार से ले सकता हूँ। देखो एक बार देखते हैं, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि फोर्स है दोस्तों वो किस पे निर्भर कर रहा है? फोर्स निर्भर कर रहा है यहाँ पे F इजिकल टू, या फिर फोर्स F इजिकल टू F फंक्शन के रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ। क्या इसको मैं फोर्स, या फिर फोर्स इजिकल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से फोर्स इजिकल टू F, और किस किस पर निर्भर करना है? मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। ठीक है दोस्तों, ये हमें पता है, ये हमें दे रखा है एग्जांपल के रूप में कि तो इसके द्वारा हम यहाँ पे क्या निकालें दोस्तों? एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं इसके अलावा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये डिपेंडेंट है। ये जो दे रखा दोस्तों वेरिएबल, ये क्या है दोस्तों? डिपेंडेंट है। और ये क्या इंडिपेंडेंट है? ये क्या दोस्तों? डिपेंडेंट है। यानी ये किन पे निर्भर कर रहे हैं? यहाँ पे डिपेंडेंट, और ये किस पे? इंडिपेंडेंट है। और ये किस पे निर्भर कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट। ये किसी पे निर्भर नहीं करे। कैसे दोस्तों? यहाँ पे कि डिपेंडेंट, यानी ये किस पे निर्भर कर रहा है? मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे कैलकुलस है, या फिर मैं कह सकता हूँ मॉडर्न अलजेब्रा में इसको पहले भी बताया था कि यदि कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या रहता है? डिपेंडेंट रहता है, और ये क्या रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है। बिकॉज ऑफ जो y है वो किस पर निर्भर कर रहा है दोस्तों? x पर निर्भर कर रहा है। यानी जो भी x की वैल्यू रहेगी, वो x की वैल्यू अगर 1 रखा तो y की वैल्यू जो भी इसके इक्वेशन में जो भी दे रखा है उसके हिसाब से आएगी। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यदि f यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला रहता है, या फिर जो कि तरीका रहता है दोस्तों कि इधर से यहाँ पे हमारे पास मास डाले, वेलोसिटी डाले एंड रेडियस डाले, तो इधर से हमारे पास क्या निकलेगा दोस्तों? जो फंक्शन होके यहाँ पे क्या निकलेगा? फोर्स। क्या निकलेगा दोस्तों? फोर्स। ये किसका है दोस्तों? इधर से आलू डाला, इधर से सोना डाला, इधर से आलू, इधर से सोना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यानी फोर्स कब निर्भर होगा? जब मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पे। ठीक है दोस्तों, ये इसने हमारा राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो फोर्स है, फोर्स निर्भर किस पे करेगा? यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फोर्स द फंक्शन ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पे निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इस या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, इट्स प्रपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। यहाँ पे इसका जो साइन रहता है दोस्तों, इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है? प्रपोर्शनल के रूप में पढ़ा जाता है। यदि मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स इज प्रपोर्शनल टू वाई, यानी कि इसका एक्स जितना वाई का वैल्यू उतना एक्स का भी वैल्यू रहेगा। यदि मैं एंटी प्रोपोर्शनल करना चाहता हूँ तो इस प्रकार से रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से ये रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्या रहता है दोस्तों? एंटी प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, डायरेक्टली ये तो होता है डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, एंटी प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमें पता है कि मास का जो डायमेंशन रहता है, मास का डायमेंशन क्या रहता है? मास का डायमेंशन m रहता है। ठीक है, और वेलोसिटी का जो डायमेंशन अभी मैंने पहले निकाला थोड़ी देर पहले, l t-1 रहता है, और यहाँ पे रेडियस का डायमेंशन क्या रहता है दोस्तों? l रहेगा। ठीक है, इनका हमें क्या दे रखा दोस्तों? डायमेंशन दे रखा। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनको यहाँ से मैं क्या निकालने की कोशिश करूँगा? फोर्स। यहाँ पे इसका जो इक्वेशन है किसके थ्रू निकाल रहा हूँ दोस्तों? यहाँ पे डायमेंशन के थ्रू इक्वेशन निकाल रहा हूँ। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि m L1 t-2, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है दोस्तों? फोर्स का रहता है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट कि ये किन पे निर्भर करता है? मास पे। यहाँ पे लिख दिया मैंने मास, और मास के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ दोस्तों? पावर a लगा रहा हूँ। ठीक है, पावर a लगा दिया मैंने, यहाँ पे पावर a लगा दी इसके ऊपर। फिर बाद में यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिखा, और इसके ऊपर मैंने पावर b लगा दिया। फिर बाद में यहाँ पे लिखा नेक्स्ट रेडियस, और रेडियस का
जो डायमेंशन रहता है L और इसके ऊपर मैंने C लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इनको इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ MLT-2 और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो m की पावर a और इसको अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, l की पावर a और t की पावर माइनस का b और l की पावर c, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों MLT-2 और यहाँ पे नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ, देखो m की पावर तो a, l की पावर a और l की पावर c, मतलब क्या हो जाएगा l की पावर a प्लस c हो जाएगा और t की पावर माइनस का b हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों की तरफ मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो m की पावर 1 दे रहेगा, l की पावर 1 दे रहेगा, दैट यहाँ पे ये a है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे m यानी बेस सेम में तो पावर इक्वल हो जाएगी दोस्तों, दैट यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों, देखो b की पावर माइनस t की पावर माइनस b और t की पावर -2, दैट यहाँ पे माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 2, दैट यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं c। ठीक है, l की पावर यहाँ पे दे रही है 1, दैट 1 इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस c और c की अभी हमने वैल्यू नहीं निकाली, a की निकाल दी। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों a की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी हमारे पास, दैट यहाँ पे रखते ये किसका हो जाएगा 1 1 0। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन, a प्लस सी और यहाँ पे हमारे पास b प्लस सी। एक मिनट, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया b प्लस सी होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम होगी। देखो यहाँ पे b देर का पावर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे b, दैट यहाँ पे b प्लस सी होगा। ठीक है दोस्तों, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है दोस्तों। ठीक है, दैट यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। ठीक है, इनको मैं क्या रख रहा हूँ दोस्तों इस फॉर्मूले में, यानी कि f इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a b की पावर या फिर मैं कह सकता हूँ m की पावर a v की पावर b और c की पावर, या फिर नहीं यहाँ पे r की पावर c, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था ये इनके प्रोपोर्शनल रहता है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि f इज यहाँ पे मैं देखो जब यहाँ से मैं ये एक बार तो इसको ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये प्रोपोर्शनल का m की पावर a की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 1 आई है। ठीक है, m की पावर 1, v की पावर b की वैल्यू आई 2 दोस्तों, ये लिख दिया मैंने 2, और r की पावर यहाँ पे दोस्तों मैं r मैंने स्मॉल ये कैपिटल वाला लिया तो ये ले लेता हूँ। ठीक है, r की पावर c की वैल्यू आई है यहाँ पे माइनस का 1 आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 1 आएगी, एक मिनट थोड़ा सा माइनस का 1 आएगी। ठीक है दोस्तों, तो सी आर की पावर -1, दैट यहाँ पे f इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों f इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों एक कांस्टेंट आ जाएगा k। ठीक है, कांस्टेंट k आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, k और यहाँ m की पावर 1, v की पावर 2, ये r इन्वर्स दे रहेगा तो ये भी क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये इसका फॉर्मूला ड्राइव्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक इक्वेशन ड्राइव्ड होगी। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे मैं और भी बहुत सारे फॉर्मूला को मैं निकाल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, 2 लॉकडाउन लग चुके हैं, लगभग 2019 में शुरू हुआ था दोस्तों, 2021 चल रहा है और अभी अगस्त चल रहा है, यानी कि लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुए, स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे तो घर पे रहना है दोस्तों। वैसे सारे मार्केट अब खुल चुके हैं, तो स्कूलें वगैरह हैं, जो हम जैसे बेरोज़गार व्यक्ति हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आमदनी है नहीं यूट्यूब पे, तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वैसे मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ दोस्तों। ठीक है, वैसे मेरा क्वालिफिकेशन देखे दोस्तों तो आपके इक्वल ही हूँ मैं, कुछ भी नहीं, आपसे कम भी हो सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो क्वालिफिकेशन बीएससी चल रहा है, बीएससी हो गया है मेरा कभी 2018 में, अभी मेरा बीएड चल रहा है फर्स्ट ईयर। ठीक है, बीच में गैप रह गया था, दैट यहाँ पे मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी। क्वालिफिकेशन का मतलब डिग्री होता है, लेकिन मैंने इसकी तैयारी की थी। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कोरोना वायरस की बात चल रही। ठीक है, तो कोरोना वायरस का भी हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और कोरोना की जो वैक्सीन का अगर हम बात करें, वैक्सीन का अगर हम निकालना चाहते, क्योंकि कोरोना तो हमारे पास कोरोना वैक्सीन, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कोरोना वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, जैसे वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन, इसका अगर हम यहाँ निकालना चाहते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये किन किन पर निर्भर करता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये
जैसे एक तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर बाद में इनके अंदर जो भी केमिकल्स रहते हैं, इनका डेंसिटी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ केमिकल्स रहते हैं दोस्तों, और भी जैसे फॉर्मूले रहते हैं इनके अंदर, उन सब के ऊपर निर्भर। तो इसी प्रकार इनका भी क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे कोरोना है जो हमारे पास इस प्रकार से ये ऐसा होता है, ठीक है। इसको हराने के लिए हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव करना है हमें, और फार्मूला किस प्रकार से ड्राइव करना है हमें दोस्तों, इस प्रकार से एक वैक्सीन बनानी है, ठीक है। वैसे वैक्सीन आ चुकी है, और सेकेंड लास्ट डे दोस्तों मैंने भी एक फर्स्ट डोज लिया, अभी लिया है मैंने फर्स्ट डोज, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास वैक्सीन जो इसको क्या कर देगी दोस्तों, किल कर लेगी, ठीक है। दैट करते हैं दोस्तों आगे, हम इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास रहेगा यूनिट कन्वर्जेशन, उसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से रहेगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा है दोस्तों तो प्लीज़ सीधे शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ कन्वर्जेशन है। क्या कह रहा है, यूनिट कन्वर्जेशन सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट, यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन इन डिफरेंट यूनिट में सेम फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, एंड यहाँ पे यूनिट फर्स्ट, यानी यहाँ पे एक्स यूनिट कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू CGS, MCAS एंड FPS, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है फोर्स का कह रहा है मैं, ठीक है। तो इसको किस में कन्वर्ट करना, CGS, MCAS एंड FPS में। दैट यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि जो फोर्स होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1 M1 L1 T-2 होता है, जो अभी हमने निकाला था दोस्तों, इस प्रकार से रहता है। दैट यहाँ पे मैं इसको किस में, ये अभी किस में है दोस्तों, SI, ठीक है। SI में, SI का इसमें किसको कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है, फिर बाद में इसको MCAS में कन्वर्ट करना है, और फिर बाद में इसको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे FPS में कन्वर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले SI के अंदर इसको कन्वर्ट करें अगर इसको दोस्तों, तो SI के अंदर इस प्रकार से रहेगा, देखो दोस्तों, M यानी kg, यहाँ पे kg लिख दिया, फिर L यानी कि मीटर अपॉन T², इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, जो किसके बराबर रहता है दोस्तों, यहाँ पे 1 न्यूटन के बराबर रहता है, ठीक है दोस्तों। ये किसके बराबर रहता है, 1 न्यूटन के बराबर रहता है। नेक्स्ट मैं अगर बात करना चाहता हूँ दोस्तों आगे कि SI के बाद इसको मैं CGS में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना दोस्तों, CGS में। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CGS, और जहाँ पे CGS का मतलब जहाँ किलोग्राम होता है दोस्तों, वहाँ क्या लिख देते हैं, ग्राम लिख देते हैं। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर देखो यहाँ पे 1 न्यूटन, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये 1 न्यूटन के बराबर है, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम बराबर, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना देगा दोस्तों, 1000 ग्राम, और मीटर देगा, मीटर को किस में कन्वर्ट करूँगा, सेंटीमीटर में। दैट यहाँ पे 100 सेंटीमीटर अपॉन T², यानी सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं इसको लिखना चाहूँ तो किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻3 10⁻2 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, और ये किसके बराबर रहता है दोस्तों, 1 डाइन के बराबर रहता है। किसके बराबर रहता है दोस्तों, 1 डाइन के बराबर। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर मैं 1 न्यूटन किसके बराबर, 10⁵ डाइन के बराबर रहता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहता है। अगर मैं 1 डाइन निकालना चाहता हूँ, 1 डाइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10⁻⁵ न्यूटन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ये किस में हो गए दोस्तों, हमारे पास CGS यूनिट हो गए, ठीक है, ये CGS यूनिट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हमारे पास दोस्तों MCAS यूनिट में करना है, अगर मैं मान लो इसको MCAS यूनिट में करना चाहता हूँ, तो MCAS में जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास फोर्स का, डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T-2 रहता है दोस्तों। और इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे MCAS में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे M का मतलब क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम, ये L का मतलब दोस्तों यहाँ पे मीटर रहता है, और T का मतलब सेकंड T से डिनोट, S से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1 न्यूटन, या फिर मैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, 1 न्यूटन इज इक्वल टू यहाँ पे किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको FPS में भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ दोस्तों। FPS में
PS में, ठीक है। तो FPS में किलोग्राम की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँ दोस्तों, LB का मतलब पाउंड, ठीक है, LB मतलब पाउंड। और नेक्स्ट यहाँ पे मीटर की जगह दोस्तों क्या लिख रहा हूँ, फीट लिख रहा हूँ, दैट यहाँ पे FT, ठीक है, FT। और सेकंड की जगह सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, पाउंड में, यानी ये 1 न्यूटन के बराबर रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये किसके बराबर रहेगा, 1 न्यूटन के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधे में शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।